हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को, मतलब कल आप समझ सकते हैं, जो प्लंकेट शील्ड का मैच होने जा रहा है ऑकलैंड और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में। उसके बारे में इससे पहले आखिरी जो मैच हमने कवर करा था वो क्वायद आजम ट्रॉफी का था। कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्योंकि कैसे लोगों ने बिस्मिल्लाह खान को कैप्टन बना के रख दिया है स्मॉल लीग में। उन्होंने 8 साल बाद शतक लगाया है। अच्छे मटेरियल तो थे, ऑफ कोर्स टीम में हमारे थे ही, लेकिन कैप्टन मटेरियल वो कभी भी थे नहीं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं था उनके बारे में। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। बाकी एक दो पिक जो मैंने बताए थे ऑलराउंडर सेक्शन में, उन्होंने सारे ही डिसेंट परफॉर्मेंस करे थे। बॉलरों में से मैंने खुरम शहजाद के बारे में कहा था जो बैटिंग से भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत खास नहीं जा रहा है। जिन प्लेयर्स के ऊपर हमने ज़्यादा भरोसा किया था अभी तक मेजॉरिटी ऑफ देम उस तरह से खास कुछ कर नहीं पाए हैं। तो इसीलिए अभी तक तो मतलब पिछले दिन के स्कोर लाइन तक तो हमारे लिए खास कुछ चल नहीं रहा। होपफुली आगे आने वाले दिनों में, 2 दिनों में चीज़ें सही हो जाएंगी। फोर्थ ट्रॉफी आपका नाम प्लंकेट शील्ड की अगर मैं बात करूं तो जो आखिरी मैच हमने कवर करा था ऑकलैंड के साथ, जो ओटागो वाला मैच था, बिल्कुल एक तरफा मैच हुआ था, आपको याद ही होगा। और हमारे लिए पर्सनली वो मैच काफ़ी अच्छा गया था। चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल, मतलब यूजुअल होने वाली है यहाँ पर भी, क्योंकि ये मैच भी वही ग्राउंड पे होने जा रहा है जो कि आखिरी मैच खेला था ऑकलैंड ने, जहाँ पे ईडन पार्क आउटर ओवल, जो कि ऑकलैंड का होम ग्राउंड है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस फिक्चर के बारे में, जितना आसान लोग सोच रहे हैं ना उतना आसान ये है नहीं। और ये मैच बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। मतलब आप जिस भी प्लेयर को ड्रॉप करेंगे वही आपके लिए रिस्क होगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देने की आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं और वो किस बेसिस पे ले सकते हैं। याद रखना बहुत ज़्यादा रिस्की मैच है ये। ऑलराउंडर और कीपर सेक्शन में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर आप चाहोगे भी तब भी सारे प्लेयर्स को ले नहीं पाओगे, और अगर किसी को भी आप छोड़ देते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा सकता है। मैं आगे आपको सब कुछ समझा देता हूँ। तो पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस की बात करें, ऑकलैंड चौथे स्थान पर थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पिछले सीज़न की चैंपियन है, दूसरे स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया है। और जब बात आती है 4 डे मैचेस की, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का पल्ला हमेशा अच्छा रहता है भारी। हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको आगे दिखेगी। 3-1 से वो यहाँ पे आगे चल रहे हैं, और एक मैच हुआ है टाई। वेदर पहले 3 दिन मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही रहने चाहिए, मतलब बारिश के आसार तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक मेरे को। क्लाउडी वेदर कुछ रहेगा लेकिन बारिश नहीं है। चौथे दिन में थोड़ा बहुत बारिश होगा शायद, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 95% मैच पूरा ही होगा। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। डायरेक्टली आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। जो मेजर चीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस फिक्चर में वो है बैटिंग कोलैप्सेस। ऑकलैंड की बैटिंग कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पे ख़राब रही है। एक आध इनिंग शायद 350 या 300 वाला कोई स्कोर आपको देखने को मिल भी जाए, लेकिन ओवरऑल ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी ख़राब रही है। ठीक है। वो जब तो मैं दिखाऊंगा ही। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी बैटिंग बहुत खास कुछ नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहा है। लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आखिरी जो मैच और एकमात्र जो मैच पिछले 5 में ऑकलैंड जीती थी वो भी यही मैच ग्राउंड पे हुआ था। तो ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरे थे। यहाँ पर भी ऑकलैंड की बैटिंग खराब हुई थी, आप देख सकते हैं 210 उन्होंने बनाया था, जहाँ पर फिलिप्स साथ में गप्टिल और ओ डॉनेल के यहाँ पर रन्स थे। बॉलिंग में टिकनर, लुडिक और रांस, इनमें से पहले 2 अवेलेबल नहीं है। टिकनर आखिरी मैच खेले थे लेकिन इंजरी के चलते वो इस मैच से बाहर हो चुके हैं। रांस के यहाँ पर 2 विकेट थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग पहले इनिंग्स में उतना खास कुछ नहीं था, जहाँ पर शमुलियान के 74 रन्स थे। मैक्यूआन जिनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इस फिक्चर में, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है जिनके विकेट से। ऑकलैंड ने दूसरे इनिंग्स में, अपने दूसरे इनिंग्स में, मतलब तीसरे इनिंग्स में जब उनकी बैटिंग आई तो 189.9 हो चुके थे। शायद 20-25 रन और उनसे जुड़ जाते, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने सोचा था कि क्योंकि पहले इनिंग्स पर तो ये 169 पर सिमट गए थे और फोर्थ डे में बैटिंग वैसे भी मुश्किल हो जाती है, तो शायद वो कुछ कर ना पाए, और यही हुआ था। और 192 पर वहाँ पर निपट गए थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर भी आपको शमुलियान, साथ में डेन क्लीवर, और बॉलिंग में फिर से वही नाम मैक्यूआन, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो चीज़ नोटिस करने वाली है, ऑकलैंड की बैटिंग आप देखिए 210, यहाँ पर 189 फॉर 9। ठीक है। रन्स हाईएस्ट जो बनाया था वो मार्टिन गप्टिल का था, साथ में फिलिप्स, और यहाँ पर चैपमैन और हॉर्न, साथ में नीचे से सोमोवाइल ने रन बनाए थे। ठीक है। और सेंट्रल की तरफ से शमुलियान के दोनों इनिंग्स में ही रन थे और क्लेवर के दूसरे इनिंग्स में रन। नेक्स्ट मैच
ये है सेकेंड लास्ट मैच इन दोनों टीमों के बीच में और सेकेंड लास्ट मैच इस मैदान पर। यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था ठीक ठाक स्कोर, 360 बनाया था। हे के साथ फिर से स्मुलियान, मतलब आखिरी 3 इनिंग्स जो स्मुलियान यहाँ पे खेले हैं उन्होंने रन बनाया है, ठीक है, और उनमें से 2 उन्होंने 50+ स्कोर भी बनाया हुआ है। साथ में डेन क्लीवर का यहाँ पर भी रन है और लुडिक बॉलिंग में फिर से मैक्यूआन। ऑकलैंड की तरफ से बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं हुई, नीचे से ओडोनेल और हॉर्न के रन थे। रांस जिन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाले थे। दूसरे इनिंग में 174 बैटिंग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत खास नहीं रहा। ब्रेसवेल और साथ में सिनसोलिया, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी सिनसोलिया दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं इस ग्राउंड पर हमेशा उनके खाते में विकेट रहता है, चाहे वह पहले इनिंग्स में कुछ करे या नहीं करे। लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग चौथे इनिंग्स में भी देखिए 199 पर सिमट गए। फिर से हॉर्न को कुछ करना पड़ा यहाँ पे, ब्रेसवेल के विकेट्स और रान्स के भी यहाँ पर विकेट्स वगैरह थे। तो 2 मैच सेम ओपोनेंट सेम ग्राउंड, एक चीज़ कॉन्सिस्टेंट, वो है ऑकलैंड की खराब बैटिंग अभी तक तो चल रही है। थर्ड मैच देखते हैं, ये भी ऑकलैंड पे ही हुआ था। अच्छा, तो 2 मैच जो आपने देख लिए, वहाँ पर एक ऑकलैंड ड्रॉ करा था एक मैच उन्होंने और एक मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी। लेकिन ओवरऑल अगर आपने ग्राउंड में रिकॉर्ड देखा होगा यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी कि पिछले 3 साल में ऑकलैंड 12 मैच जो खेले हैं वहाँ पर एक उन्होंने मैच बस सिर्फ हारे हैं, 9 जीता है और 2 टाई करा है। मतलब ओवरऑल इनका रिकॉर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता था। एक मैच तो यहाँ पर हमने जीत देख लिया, यहाँ पर हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जीत और यहाँ पर मैच को ड्रॉ करा था ऑकलैंड ने। लेकिन यहाँ पर भी आप चीज़ को देखिए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया 524 पहले इनिंग से बैटिंग करके, और दोनों ही बार जब पहले इनिंग से बैटिंग करी ना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, उन्होंने विशाल स्कोर खड़ा किया था। यहाँ पर हालांकि उनको पहले इनिंग से बैटिंग नहीं मिली थी तो रन कम बने थे, लेकिन जैसे ही उनकी बैटिंग पहले इनिंग्स में आ गई, यहाँ पर 360, यहाँ पर हे, श्मुलियान, क्लीवर इनके रन थे और यहाँ पर बनाया था 524 रन, जहाँ पर हे फिर से रन है, साथ में वार्कर, यंग और ब्रूस, फिर से मैक्यूआन के विकेट्स जो कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कॉन्सिस्टेंट फिर से आपको दिख जाएगी, ऑकलैंड की बैटिंग। फिर से आप देखेंगे 205 पर वो निपट गए। नीचे से ओडोनेल और फिलिप्स के रन थे, अजाज पटेल, जिनके रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे काफ़ी सही नज़र आए हैं, डिस्पाइट इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्पिन का कोई हेल्प वगैरह नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है आखिरी जो मैच हमने खेला था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, दोनों ही इनिंग से 5 विकेट निकाले थे, तो 205 पर निपट गए थे। और दूसरे इनिंग्स पर 181 पर वो निपट गए थे, सिनसोलिया के रन थे, बाकी बॉलरों में से अजाज पटेल के अलावा और कोई विकेट से। तो 3 मैच मैंने आपको दिखाए और यही 3 मैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यही 3 मैच थे जो कि इस राउंड पे भी हुए थे। सेम चीज़ हुआ है, स्पेशली जब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करी है, उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है। ग्रेग हे का नाम आपके सामने आ रहा है, जिन्होंने दोनों ही मैच पे पहले इनिंग्स पर रन बनाया हुआ है, एक में शतक और एक में 30+ कुछ स्कोर। इसके सिवाय ब्रेट श्मुलियान, इन्होंने कुछ रन बनाए हुए हैं। डेन क्लीवर के रन है, एक आध इनिंग्स में विल यंग के रन है, विल यंग ने जहाँ पर रन बनाया था बहुत ही ज़्यादा रन बनाया था। टॉम ब्रूस, जॉर्ज वार्कर, सबके ही कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस है बैटिंग में, लेकिन ऑकलैंड की तरफ से ये चीज़ मैं नहीं कह सकता। 3 मैच 6 इनिंग्स और 6 इनिंग्स में इनको बैटिंग पूरी करनी पड़ी भी है और 6 ही इनिंग्स में इनका बैटिंग काफ़ी ख़राब रहा है और हमेशा नीचे से कोई ना कोई परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप जैसे नोटिस कर सकते हैं, बेन हॉर्न को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम पे आना पड़ा है। इसके सिवाय ओडोनेल के नाम आपने देखे हैं, मार्टिन गप्टिल, ग्लेन फिलिप्स के एक मैच पे रहे हैं, बाकी खास कुछ नहीं। अच्छा, और बाकी जो 2 मैचेस हैं ये ज़्यादा देख के कोई फ़ायदा नहीं है, ये नेल्सन के मैचेस हैं और काफ़ी पुराना भी है। यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बैटिंग अच्छी करी थी और यहाँ पर जब ऑकलैंड के बाहर मैच हुआ तब उन्होंने अच्छी बैटिंग करी हुई थी, जहाँ पर चैपमैन के साथ फिर से हॉर्न के परफॉर्मेंसेस थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर भी रन है, जहाँ पर हे, क्लीवर के यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। डेन क्लीवर का यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब अगर आप इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो ऑकलैंड का बैटिंग यहाँ पर भी कोलास, यही शायद एक लौता इनिंग्स है जहाँ पर ऑकलैंड एज ए बैटिंग यूनिट काफ़ी अच्छा करा था, बाकी हर बार उनको बैटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ये जो आखिरी मैच है यहाँ पर भी आप देखेंगे 200 पर 9, 281 for 7, मतलब कभी भी बैटिंग उनका उतना खास कुछ हुआ नहीं, वर्कर नहीं यहाँ पर लगा था ऐसा कुछ चीज़ें, मतलब ओवरऑल डोमिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी मतलब कई बार यहाँ पर बैटिंग में अच्छा कुछ करा हुआ है, ऑकलैंड की तरफ से बैटिंग में बहुत खास कुछ नहीं रहा है। एक या हार्डली 2 इनिंग्स ही आप कह सकते हैं जहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी खासी रही है। देखिए ये 4 डे मैच है, यहाँ पर काफ़ी टाइम होता है, तो मिनिमम 300 से नीचे तो आप कभी भी अच्छा स्कोर कह नहीं सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हमने देखे हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही नाम ज़्यादा है, ये आपको मानना पड़ेगा। स्पेशली बैटिंग में से अगर बात करी जाए, ग्रेग हे, डेन क्लीवर, ब्रेट श्मुलियान,
विल यंग, टॉम ब्रूस, जॉर्ज वॉकर, सभी के कुछ ना कुछ नाम वगैरह हैं। बॉलिंग में जो अवेलेबल हैं उनमें से ऑफकोर्स सेथ ट्रांस के ही नाम ज़्यादा हैं, इसके सिवाय डॉग ब्रैसवेल। और दूसरी तरफ से अगर हम ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो बेन हॉर्न कॉन्सिस्टेंटली इनका नाम आ रहा है और गलती से भी आप इनको मिस नहीं कर सकते। और भी कोई कई रीज़न है जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। बॉलिंग में जो जो प्लेयर्स थे पहले उनमें से अभी कोई अवेलेबल तो नहीं है, इसीलिए खास कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। इसके सिवाय भी मार्क चैपमैन के कुछ कुछ मैच में रन हैं, ग्लेन फिलिप्स के कुछ कुछ मैच में रन हैं, लेकिन ओवरऑल खास कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है विद द बैट। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में बात कर ली जाए खास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आप कॉन्सेंट्रेशन जो है दे सकते हैं। अभी ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। आई होप हेड टू हेड में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से पॉइंट्स पे आपको नज़र रखना है वो आपने समझ लिया होगा। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। हालांकि आखिरी मैच वीडियो में मैं चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी या फिर अगर आप भूल गए हों तो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ग्राउंड के बारे में मेजरली जो चीज़ हम कह सकते हैं कि पहले एक या फिर मैक्सिमम 2 दिन तक बैटिंग अच्छी हो जाती है। टॉस में जीत के टीमें कोशिश करते हैं कि वे पहले बैटिंग ही करें। बड़े बड़े जो स्कोर्स बने हैं जहाँ पे वो पहले 1-2 दिन में ही बने हैं, उसके बाद बैटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पेसर्स का फुल ऑन डोमिनेशन आपको देखने को मिलता है 80-90% मैचेस में, मतलब डे 1 से डे 4 तक। लेकिन ऑकलैंड के बैट्समैनों ने यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल का परफॉर्म करा हुआ है। चौथे दिन में मैं बाकी टीमें जब बैटिंग करने आती हैं तब उनका क्या हाल होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और ऑकलैंड जब बैटिंग करने आती है तब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑकलैंड क्यों इस ग्राउंड पे इतना डोमिनेटिंग रही है। तो देखते हैं, ये है पहला मैच। पहले दिन में देखिए पहले इनिंग्स में 438 बने, पेसर्स की ज़्यादा से ज़्यादा विकेट है, साथ में दिलपोर्ट जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे। ऑकलैंड ने भी अपने पहले इनिंग्स में अच्छी खासी बैटिंग करी 351, जहां पर गप्टिल, साथ में चैपमैन, ओडोनिल, सोलिया, इनके रन आपको दिख जाएंगे, पेसर्स का अपर हैंड। दूसरे इनिंग में भी डिसेंट स्कोर बना, ठीक है, जहां पर जैसे मैं बार बार कहता हूं दूसरे इनिंग में सिंसोलिया का रन आपको दिख जाएगा, सिंसोलिया के रन थे, मतलब विकेट थे, साथ में ये कुछ बॉलर से। ऑकलैंड ने यहाँ पर देखिए 374 चेस कर लिया और वो भी चौथे दिन में। ठीक है, यहाँ पर भी चैपमैन का शतक था, साथ में हॉर्न। 2 परफॉर्मर्स हैं ऑकलैंड के लिए जो हमेशा सेकंड इनिंग्स में बेटर करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि जानबूझ के बैटिंग करने आएंगे आउट हो जाएंगे, बॉलिंग करेंगे तो वाइड बॉल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्टेटिस्टिकली इनका परफॉर्मेंस सेकंड इनिंग्स से बेटर रहा है। एक है तो मैंने बता दिया सिंसोलिया और दूसरे हैं बेन हॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेसर्स का डोमिनेशन आपको दिख जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर जो मेन चीज़ नोटिस करेंगे वो है ऑकलैंड की बैटिंग इन 4th डे या 4th इनिंग्स। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से फर्स्ट बैटिंग हुई, 467 बनाया। गप्टिल, फिलिप्स, चैपमैन, ओडोनिल, हॉर्न सबके रन यहाँ पर थे। ओटागो की बैटिंग थी। ओटागो ऑलरेडी काफ़ी वीक टीम है, ये तो आप पिछले मैच से समझ ही गए होंगे। 281 उन्होंने बनाया था। ऑकलैंड ने अपने तीसरे इनिंग में बैटिंग थोड़ा सा मुश्किल हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया 184 पर। ओटागो को टारगेट दे दिया 371 का, लेकिन वो चेस तो कर ही नहीं पाए और मुश्किल से यहाँ पर मैच को बचाया बस 227 for 9। मतलब लगभग अगर शायद और 10 ओवर मैच होता तो शायद वो हार भी सकते थे, लेकिन यही हुआ। और चौथे दिन में भी आप देख सकते हैं पेसर्स का ही अपर हैंड है, जहाँ पर फर्ग्यूसन, मैकीवान, सोलिया इनके विकेट्स हैं, और लुई दिलपोर्ट जो कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते थे, उनके यहाँ पर कुछ विकेट्स वगैरह रहे हैं। अगला मैच जो हेड टू हेड मैच आपने देखा ऊपर, ये तो मैंने बता ही दिया था। चौथे दिन में आप देख सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 192 पर सिमट गई थी यहाँ पर। उसके बाद एक और मैच अगर हम नोटिस करेंगे 337, ठीक है, जहाँ पर बेगिन, फिलिप्स, ओडोनिल, चैपमैन की इस ग्राउंड में काफ़ी सही रिकॉर्ड्स हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। हालांकि आखिरी मैच में वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन अगर पहले इनिंग से बैटिंग मिलती है तो चैपमैन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इनको ज़रूर कहीं से भी कैसे भी मैनेज ज़रूर कर लेना अगर ये पहले इनिंग बैटिंग करते हैं तो। साथ में ये कुछ बैट्समैन थे, ओटागो 154 और 86 पर निपट गई तीसरे चौथे दिन में आते आते, और सारे पेसर्स का ही यहाँ पर आपको डोमिनेशन दिख जाएगा। ओटागो की बैटिंग तो आप समझ सकते हैं, आखिरी जो 2 मैच उन्होंने खेला था, ये था पिछले सीजन का मैच, और ये जो आखिरी मैच हुआ था कुछ दिन पहले ही, यहाँ पर भी ओटागो का बैटिंग खराब था, जहाँ पर फर्स्ट टू लास्ट आपको पेसर्स का डोमिनेशन देखने को मिल जाएगा सिंसोलिया के दूसरे इनिंग्स में। और यहाँ पर भी आप देख सकेंगे गप्टिल, हॉर्न का बहुत ही बड़ा शतक था, साथ में दनरू फंड्स रन बनाए थे पेसर्स, और कुछ कुछ विकेट लेग स्पिनर्स के रखे थे। विल सोमरवाइल जो स्पिनर हैं ऑकलैंड के होकर, वो भी यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन दोनों इनिंग्स मिलाकर शायद उनको एक भी विकेट नहीं मिला।
तो ये है पूरी कहानी ग्राउंड के बारे में, ठीक है। रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, पहले एक दिन तो बनते ही हैं, दूसरे दिन तक भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि बन जाएंगे। तो टॉस में जीतेंगे टीमें तो मोस्टली ये बैटिंग करना ही चाहेंगी, और पहले दिन में या पहले 1-2 दिन में जो रन बन जाते हैं वो उसके बाद बाकी 1-2 दिन में बनते नहीं हैं, ठीक है। बैटिंग चौथे दिन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑकलैंड हालांकि हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने करी हुई है, चौथे दिन हो या चौथे इनिंग्स पे हो, लेकिन बाकी टीमों के लिए यहाँ पर दिक्कतें बनती हैं। डे 1 से डे 4 तक यहाँ पर पेसर्स का ही डोमिनेशन रहता है, और यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो मार्क चैपमैन के यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये पहले इनिंग्स में इनको बैटिंग मिलती है तो ज़रूर कंसीडर कर लेना, ठीक है। रिस्की हो सकता है, अभी तक तो सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कोई ना कोई आपका ओपोनेंट ज़रूर आएगा जो इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के भी लाएगा, सिर्फ टीम में नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये कंसीडर करके चलना, और कुछ ना कुछ ओपोनेंट आपको ज़रूर मिलेंगे जो इनको अपने टीम में रखेंगे, ये भी आपको पकड़ के चलना है। साथ में ग्लेन फिलिप्स के भी ठीक ठाक हैं, बेन हॉर्न कमाल का इनका औसत यहाँ पर है। कुछ मैचों में नॉट आउट भले ही रहे हों लेकिन बहुत ही बढ़िया है। साथ में ओडानेल का भी नाम है। ओडानेल बहुत बड़े इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर समझ लीजिए लो स्कोरिंग इनकाउंटर होता है, जो कि इस फिक्चर में हम देख ही सकते हैं, तो वहाँ पर ओडानेल के अगर 30, 35, 40 रन की इनिंग्स भी आ जाएँ तो वो काफ़ी काम पे आ सकते हैं, जो कि बड़ी लीग के लिए काम पे आएंगे। गेंदबाजी में जो मैकीवान का नाम था वो तो अवेलेबल नहीं है, तो यही चीज़ें हैं। प्लेइंग 11 की बात करें, ऑकलैंड की टीम में मुझे कोई चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले मैच पर मार्क चैपमैन स्टार्ट नहीं कर पाए थे, कोविड का कोई इशू था, लेकिन अभी अगर वो फिट हैं तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और ओली प्रिंगल और बेन लिस्टर में से कोई एक ही खेलेंगे। पिछले मैच में बेन लिस्टर को ड्रॉप कर दिया गया था सेकंड इनिंग्स में, उनके जगह पर आए थे मार्क चैपमैन, तो क्या पता ओली प्रिंगल को अपर हैंड मिल जाए। नहीं तो अगर ओवरऑल बात करें फर्स्ट टीम प्लेसमेंट के बारे में तो बेन लिस्टर का नाम ही आना चाहिए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक चेंज जो होगा उनके टीम में वो है ब्लेयर टिकनर नहीं खेलेंगे, तो जोई फील्ड 90% चांस है कि यही खेलेंगे। हालांकि ये पोजीशन को लेकर किसी को भी ज़्यादा कॉन्सर्न नहीं है, स्पेशली स्मॉल लीग में, आपको भी नहीं होना चाहिए। इनके टीम में जिन प्लेयर्स को आपको नज़र रखना है, देखिए रॉस टेलर अभी तक तो आपने उनका नाम नहीं देखा होगा, उसका रीज़न मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में ज़्यादा उनको मौके नहीं मिलते थे खेलने को, तो इसलिए इनके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। लेकिन एनी डे एनी टाइम ये बड़े प्लेयर हैं और इनके ऊपर आप कोई दाव नहीं खेल सकते, इतना हिम्मत मेरे पास तो नहीं है। भले ही उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं हो, लेकिन रॉस टेलर एक नाम बड़े हैं, बहुत लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के आएंगे, डिस्पाइट पिछले मैच में 0 रन बनाए थे इन्होंने फिर भी। तो इसीलिए स्मॉल लीग में तो इनको गलती से मिस मत कर लेना। बाकी आपका पैसा आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, स्पेशली अगर पहले दिन में बैटिंग करते हैं तो। उसके बाद ग्रेग है, जॉर्ज वार्कर, विलियम, टॉम ब्रूस, डेन क्लीवर, मुलियान, ब्रिसवेल, यहाँ तक इनके पास इतनी लंबी बैटिंग है। और सिर्फ बैटिंग नहीं है, जेन्युइनली बैट्समैन है, सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर शतक लगाया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी बैटिंग जो है नज़र आती है। और बॉलिंग में हालांकि ऑप्शंस थोड़े से कम हैं, लेकिन बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेत्रांस, रे टूल और जोई फील्ड अगर खेलते हैं तो यहाँ पर ग्रेग है, अगर फर्स्ट इनिंग से बैटिंग करते हैं तो आपको ज़रूर इनको लेना चाहिए, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह काफ़ी डिसेंट हैं। विल यंग भी अच्छे फॉर्म पर नज़र आए थे आखिरी मैच पर, ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं हैं, इंजरी के लिए काफ़ी कंसर्न रहता है इनका, लेकिन जो आखिरी मैच वो खेले थे इस ग्राउंड पर, वहाँ पर 162 रन उन्होंने बनाया था, तो मेरे लिए एक और प्रायोरिटी देने वाले बैट्समैन तो ऑफकोर्स बन जाते हैं। उसके बाद टॉम ब्रूस का भी ऑप्शन आपके पास आता है, और डेन क्लीवर, इनको आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते, कीपिंग के पॉइंट्स जो देंगे वो देंगे, बाकी बैटिंग से इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, ऑकलैंड के होकर हॉर्न और सोलिया अभी सेफेस्ट पिक में है। उसके बाद गप्टिल और फिलिप्स। चैपमैन को अभी के लिए तो लोग शायद सिलेक्शन परसेंटेज उनका कम है, लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूँ कि कोई ना कोई स्मॉल लीग में इनको ज़रूर लेके भी आएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद बेगिन और ओडॉनल में से कोई एक। बेगिन के बारे में लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन दे नहीं रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे जीएल मटेरियल बन सकते हैं, इनके पास एबिलिटी है बड़ी इनिंग्स खेलने का। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जॉर्ज वार्कर और टेलर, रॉस टेलर जो हैं, और यहाँ पर ग्रेग है और विल यंग का नाम आपको दिख जाएगा। रिस्क लेना है तो ब्रूस, डेन क्लीवर को काफ़ी लोग मिस भी कर सकते हैं, शायद मैं समझ सकता हूँ 70% लोग इनको लाएंगे अपने टीम में, लेकिन कुछ लोग इनको मिस भी कर सकते हैं। रीज़न क्या है मैं आगे आपको समझाता हूँ। और उसके बाद ब्रेट शिमुलियन, जो पर्सनली मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक टीम के मेन स्पिनर भी हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो लेग स्पिनर है, क्योंकि तो पिच में ये काम पे भी आ सकते हैं। आखिरी मैच पे भी आपने देखा होगा, रिप्पन ने जो एक इनिंग्स बॉलिंग करी थी वहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला था। पिच टूटती नहीं है, तो इनके लिए इनके काम पे वो पिच आ सकते हैं ज़्यादा,
तो यही कुछ रीजंस हैं। और अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने अभी के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि रिस्क काफ़ी सारे हैं। एक जगह पे जहाँ पे रिस्क नहीं है, लगभग डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस हैं, वो है ये, ठीक है, क्योंकि वैसे ही टिकनर नहीं खेल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस और कोई है भी नहीं। सोमरवाइल एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे बॉलिंग से उनसे काफ़ी उम्मीदें नहीं हैं। बैटिंग कर सकते हैं, अगर बैटिंग से कुछ करें तो करें, नहीं तो मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा। रॉस टेलर को मैं तो पर्सनली मिस नहीं कर सकता, लेजेंड प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के, मतलब अगर इंटरनेशनल सर्किल में बात करी जाए तो। बाकी इनके कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, ये तो सही बात है, लेकिन यही एक चीज़ है। विल यंग एक और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा रहा है और अपने दिन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और एक जो आखिरी मैच उन्होंने खेला था वहाँ पर इनका रन है। बाकी क्लीवर और हॉर्न तो मेरे लिए मस्ट हैव हैं ही। ब्रेसवेल और रान्स मेरे लिए बॉलर होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इनको 2 बार बॉलिंग के भी मौके आएंगे और इसमें से ब्रेसवेल तो बैटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जॉर्ज वॉकर और ब्रेट मुलियान के भी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। मेन स्पिनर होने जा रहे हैं ये टीम के। ये अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस की बात करें तो काफ़ी लोग ब्रेट मुलियान को नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चेंज कर सकते हैं, जॉर्ज वार्कर बहुत खास इनका रिकॉर्ड नहीं है अगर मैं सही बताऊँ तो, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है, अपने दिन में सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप 2 कॉम्बिनेशन बना रहे हो स्मॉल लीग में तो एक में इनको आप रख ला, एक में अगर आप चाहो तो मिस भी कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जॉर्ज वार्कर पॉइंट नहीं कलेक्ट करके देंगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मुझे लेना है और मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। और डेन क्लीवर, तो ये 3 ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपना काम वगैरह कर सकते हो। इनके जगह पर आप किन किन को ऐड कर सकते हो, ग्रेग हे अगर फर्स्ट इनिंग से बैटिंग करते हैं, मार्क चैपमैन अगर ऑकलैंड फर्स्ट इनिंग से बैटिंग करते हैं, और कीपर सेक्शन में ग्लेन फिलिप्स। ये 3 ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं ऐसा कॉम्बिनेशन ही बनाऊंगा जहाँ पर फुल ऑन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का डोमिनेशन है। बैटिंग में सिर्फ मार्टिन गप्टिल, बेन हॉर्न बैटिंग प्लस कीपिंग के मुझे पॉइंट्स देंगे, और ये दोनों बॉलर्स ये में से ये दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सिन सोलिया का ऑप्शन भी आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, देखिए सिन सोलिया फर्स्ट इनिंग्स में उनको ज़्यादा बॉलिंग शायद मिले भी ना, और फर्स्ट इनिंग्स में उनके रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, बैटिंग से भी उनका कुछ खास रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। और पिछले मैच में अगेंस्ट ओटागो भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग में, बहुत मुश्किल से 20 रन कुछ और कुछ बनाया था। बाकी बॉलिंग में 5 विकेट उन्होंने लिया था। तो अब अगर समझ लीजिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को पहले बैटिंग मिल रही है और वो पहले इनिंग्स में ही बहुत बड़ा कोई टोटल खड़ा कर दें, तो हो सकता है कि दूसरी बार बॉलिंग करने आए ही ना ऑकलैंड, ठीक है। तो सोलिया को जो भी करना पड़ेगा उस बार बैटिंग से ही करना पड़ेगा, और बैटिंग से उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो यही एक लॉजिक है सोलिया का सिलेक्शन ना करने का। बाकी तो आप देख ही सकते हैं 83% सिलेक्शन है जिनको भी आप ड्रॉप करने के, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर टोटल 5 ऑलराउंडर्स हैं। आप ऑफकोर्स 5 ऑलराउंडर्स के लेके नहीं जा सकते। डॉगी ब्रेसवेल को लेने का एक ही मतलब है कि उनको बॉलिंग दोनों इनिंग्स करने को मिल सकता है और थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। बॉलर सेक्शन में ये 3 आपके लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस है, क्योंकि और कोई खेलेंगे नहीं। ओली प्रिंगल शायद खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में इतना रिस्क लेने का कोई ज़रूरत है फालतू में। बैटिंग सेक्शन में ग्रेग है, कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया। टॉम ब्रूस का भी ऑप्शन आता है अगर आप चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया रॉस टेलर के तो कोई रिकॉर्ड्स वगैरह है नहीं, पिछले मैच में ही पहले गेंद पर आउट हो चुके थे, मुझे इनको ड्रॉप करना है, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा, तो आप कर सकते हो। और उनके जगह पर आप टॉम ब्रूस को भी ट्राई कर सकते हो। बड़ी लीग के लिए मटेरियल हैं ग्रेम बेगिन या ओडोनेल में से। स्पेशली मैं ग्रेम बेगिन के बारे में कहूँगा। ओडोनेल रन्स बनाते हैं कॉन्सिस्टेंटली, ये सही बात है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं। लेकिन ग्रेम बेगिन के पास एबिलिटी है कि वो बड़ा इनिंग्स खेले, तो ये एक सिलेक्शन है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। गलती से भी स्मॉल लीग में इनको लेने मत लेना, इसलिए नहीं कि वो ख़राब प्लेयर हैं, बल्कि इसलिए हो सकता है कि इनको लेने के चक्कर में आप कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस कर दो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मेरे लिए तो भाई साहब कीपर ही काफ़ी अच्छे चॉइस आते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं दोनों ही कीपर, ठीक है। क्योंकि देखिए बैट्समैनों के ऊपर अगर आप भरोसा करोगे तो कौन कब आउट हो जाए आपको पता नहीं, लेकिन ये कीपर जो हैं यहाँ पर काफ़ी कैचिंग के भी पॉइंट दे सकते हैं। बेन हॉर्न तो ऑफकोर्स आपके टीम में एक अच्छे कैप्टन चॉइस बन सकते हैं, रिकॉर्ड्स इनके सारे सही हैं, पिछले मैच में रन बना के अपना फॉर्म का भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। बाकी कीपिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, और डेन क्लीवर भी। बाकी यहाँ से देखना है तो आपके पास जॉर्ज वार्कर का ऑप्शन है,
रिकॉर्ड्स कुछ खास बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन है, काफ़ी लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं। मेरे पास भी इनके बारे में नेगेटिव बताने के लिए कुछ नहीं है। शमुलिया इनका ऑप्शन है जिन्होंने आखिरी 2-3 इनिंग्स में यहाँ पर रन बनाया हुआ है। मेन स्पिनर है, अगर 1-2 विकेट गलती से निकाल लेते हैं तो वहाँ से भी 30-35 पॉइंट आपको बोनस मिल जाएंगे। और मुझे यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मार्क चैपमैन अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये भी एक डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं कैप्टनसी के लिए। ग्राउंड में इनके कमाल के रिकॉर्ड्स हैं, यही कुछ मैं कह सकता हूँ, लेकिन स्पेस यहाँ पर नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रही है ऑकलैंड, तब आप इनको ज़रूर कहीं ना कहीं से मैनेज कर सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी रिस्की मैच है ये, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीपर सेक्शन में ऑलरेडी ग्लेन फिलिप्स को मुझे मिस करना पड़ा है, ऑलराउंडर सेक्शन में सोलिया को मिस करना पड़ा है, मार्क चैपमैन को मिस करना पड़ा है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये मैच रिस्की है। लेकिन फिर भी अगर आप खेलना चाहते हो तो रिस्क लेकर ही खेलना, और रिस्क टेकर्स के लिए काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है, स्पेशली बड़ी लीग में। मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप वहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई अपडेट वगैरह आता है तो हम वहीं पे शेयर वगैरह करेंगे। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस या अनफॉर्चुनेट कुछ चेंजेस वगैरह हो, सरप्राइजिंग कुछ चेंजेस वगैरह, तो उसके बारे में भी हम वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं। अगर चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।